प्रेस की सेंसरशिप लगाना इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों के लिए अगर मोदी जी भी इमरजेंसी लगाने का काम करें तो जनता समर्थन करेगी, बशर्ते उनको उसमें दंडित करने का काम किया जाए जो जनता का शोषण करते। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आज़ाद भारत न्यूज। इमरजेंसी, आपातकाल का जिक्र जब हमारे मन में आता है तो तमाम तरीके के सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि आपातकाल क्या है और इसे आखिर उस समय की मौजूदा सरकार ने क्यों लागू किया था। इस पूरी चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद के वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह जी। जी, स्वागत है। धन्यवाद। अब इस बात की चर्चा करने के पहले कि आपातकाल क्यों लगाया गया था, मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। तब से कई दशक गुजर चुके हैं और लोग ये आपातकाल को एक तरह से भूल से गए थे, उसका जिक्र करना बंद हो गया था। जिन लोगों ने आपातकाल का दंश भोगा, जैसे अटल जी को बंद रखा गया था 19 महीने, अटल जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो भी कोई मतलब राष्ट्रीय काला दिवस जैसा कोई राष्ट्रीय दिवस हर साल 25 जून के दिन, जिस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी, मनाने की उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं समझी। और भी तमाम गैर कांग्रेसी सरकारें आईं, लेकिन उनमें से कोई इस बात की जरूरत महसूस नहीं करता था। किसी ने भी मतलब काला दिवस के रूप में आपातकाल के दिन को नहीं मनाया है, इसको इस तरीके से याद नहीं किया। आपातकाल के दिन की कोई बहुत विशेष चर्चा नहीं होती, लोगों ने इसे अप्रासंगिक समझ के इसकी चर्चा ही बंद हो गई थी। जो मौजूदा सरकार आई, मौजूदा सरकार ने अपने राजनीतिक सरोकारों की वजह से हर साल आपातकाल की स्मृति दिलाना, आपातकाल लागू करने के दिन को राष्ट्रीय काला दिवस के रूप में मनाना, उस दिन बड़े बड़े कांग्रेस विरोधी भाषण करना, इसका एक परंपरा जैसी बना ली और हर साल ये होने लगा है। अब जहाँ तक इस बात का सवाल है कि आपातकाल क्यों लगाया गया था, आपातकाल लगाने की तात्कालिक वजह तो ये थी कि रायबरेली का जो चुनाव हुआ था 1971 में, उस रायबरेली के चुनाव में इंदिरा गांधी उम्मीदवार थी और उनके प्रतिद्वंदी थे राजनारायण। राजनारायण ने बाद में चुनाव में इंदिरा गांधी ने धांधली बरती है ये आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक मुकदमा चला दिया था उनके खिलाफ, और वो उस मुकदमे के चलने के दौरान जून के महीने में एक इंदिरा गांधी के खिलाफ एक वहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो तत्कालीन न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाया और उस फैसले में उन्होंने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया। कुछ बहुत मामूली चीज़ों को है, उन्होंने ये माना कि वो चीज़ें उसमें धांधली हुई थी चुनाव में, और साथ साथ में इंदिरा गांधी के 6 साल तक कोई भी पद धारण करने पे भी रोक लगा दी। तो इससे बड़ी सरकार में हड़कंप मच गया। इंदिरा गांधी ने तो शुरू में इसके लिए अपने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन तमाम सारे नेता इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वजह ये थी कि आज भी अगर कोई वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाता है तो ये सोच के कि ये प्रधानमंत्री से जुड़ा मामला है, उस मामले में प्रधानमंत्री की बहुत पीछे पड़ने का काम कोर्ट नहीं करती। ये देखने में आ रहा है कि अभी कई सरकार के खिलाफ, कई प्रधानमंत्री के खिलाफ कई मामले कोर्ट में गए, लेकिन उनमें ये माना कि सरकार को अस्थिर इससे हो जाएगी, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो मानसिकता झलकाती है उसमें यह है कि वो उन मामलों को बहुत ज़्यादा तूल नहीं देंगे जो प्रधानमंत्री से सीधे जुड़े हुए। लेकिन उस समय एक तो ये फैसला हुआ, तो सरकार के अंदर ये विचार था कि एक नवजात लोकतंत्र है हमारा, देश के खिलाफ विदेशी शक्तियां साजिश करने में लगी हुई हैं कि किस तरीके से देश में एक तरह से अस्थिरता फैले, किस तरीके से। तो उन्हें लग रहा था कि एकदम जब इंदिरा गांधी इस्तीफा दे देंगी तो एकदम एक ऐसा शून्य पैदा हो जाएगा कि इसमें जो देश विरोधी शक्तियां उनको लाभ मिल सकता है। इसलिए उन्होंने इंदिरा जी से कहा कि मैडम आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें और इसको आप इस्तीफा न दें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। तात्कालिक रूप से केवल इतना हुआ, एक अंतरिम आदेश जून के महीने में ही एक पारित हो गया कि वो पद पर बनी रह सकती है, लेकिन उस समय तक सजा को स्टे नहीं किया गया था।
तो विपक्ष अपना उनसे इस्तीफा मांगने का आंदोलन चला रहा था। और उसके पहले जयप्रकाश जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रचंड आंदोलन छेड़ रखा था, जिसमें देश भर के युवाओं की और नौजवानों की सहभागिता थी बड़े पैमाने पे, और एक बड़ा पूरी राजनीति में एक ज्वार जैसा आ गया था। तो 25 जून 1975 को जिस दिन इमरजेंसी लगाई गई, उस दिन दोपहर में एक जनसभा को संबोधित किया रामलीला मैदान में जयप्रकाश जी ने, एक बहुत विशाल जनसभा को। और उस जनसभा में उन्होंने सेना से, सशस्त्र बल से और पुलिस से ये आह्वान कर डाला कि वो मौजूदा सरकार के किसी आदेश को न माने। अब इससे तो एक अराजकता को खुला निमंत्रण था। कई जो साथ में जयप्रकाश जी के जो साथी राष्ट्रीय नेता थे, उनको भी ये पसंद नहीं आया। उन्होंने जयप्रकाश जी से इस मामले में आपत्ति प्रकट की, लेकिन मुंह से तीर निकल चुका था। और ऐसे में इंदिरा गांधी को समझाया गया। रॉ की एक रिपोर्ट भी जो है, रॉ ने इनपुट भी दिया कि इसके जयप्रकाश जी के आंदोलन के पीछे जयप्रकाश जी हालांकि बहुत ही बेदाग, बहुत साफ सुथरे और बड़े त्यागी नेता थे, लेकिन रॉ की रिपोर्ट ये थी कि इसका CIA इस्तेमाल कर रही है। तो आखिरी में ये हुआ कि इंदिरा गांधी के कुछ सलाहकारों ने मशवरा दिया कि ऐसी स्थिति में, कोई भीषण स्थिति देश के सामने पैदा हो जाए, आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए। तो उस परिस्थिति में 25 जून को इमरजेंसी डिक्लेयर रात में हुई और सारे प्रतिपक्षी नेताओं को उस दिन गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद में उसी साल 1975 में ही बाद में चल के, इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी होगा कि बाद में चल के वो हाई कोर्ट का पूरा फैसला रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक बात थी। तो तात्कालिक तौर से मुख्य कारण ये था। और 15 अगस्त 1947 को 1975 में ही जो भारत के बहुत बड़े मित्र थे, बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु को के नाम से जिनको जाना जाता था, शेख मुजीबुर रहमान, उनके और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उस दिन इंदिरा गांधी, जो जैसी परंपरा है, प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले से जनता को संबोधित करने के लिए जाती, तब वो जब जा रही थी तो बाद में उनके बेटे ने इस बात को बताया। शारदा प्रसाद जी उनके सूचना सलाहकार थे। उनके बेटे ने बताया कि शारदा प्रसाद जी से अपनी गाड़ी में बैठते हुए इंदिरा जी ने कहा था कि देखो, तुम्हें जो है इमरजेंसी लगाने पे आपत्ति थी, लेकिन जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा भारत में भी हो सकता था अगर मैं ये समय रहते ये कदम नहीं उठाती। तो एक देश के सामने एक बड़े खतरे भी थे, जिनका जो भी एक बड़ा कारण था इमरजेंसी लगाए जाने का। और इसमें बताते हैं कि प्रेस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। प्रिंटिंग प्रेस को अखबार छापने की अनुमति नहीं थी, वहाँ अधिकारियों को तैनात कर दिया गया था। तो काफ़ी हद तक प्रेस पर पाबंदी लगने से जो सूचनाओं का जो तंत्र था, वो पूरा जनता के पास पूरी सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही थी। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। इमरजेंसी का केवल जो अभी जो वर्तमान सरकार चर्चा करती है, वो केवल इमरजेंसी के एक पक्ष की चर्चा करती है। इमरजेंसी का एक दूसरा सकारात्मक पक्ष भी है, उसका भी मैं थोड़ी देर में जिक्र कर दूंगा। लेकिन पहले प्रेस की सेंसरशिप लगाना इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी गलती थी। प्रेस के सेंसरशिप लगाने से अधिकारी जो अंधेरगर्दी कर रहे थे इमरजेंसी के आड़ में, खास तौर से उनका एक बड़ा सकारात्मक अभियान था परिवार नियोजन का। तो परिवार नियोजन के टारगेट पूरे करने के लिए उन्होंने क्या है कि कुंवारों तक की नसबंदी कर दी, बुजुर्गों की नसबंदी कर दी। मैडम तो ये नहीं चाहती थी इंदिरा गांधी, लेकिन उनको ये सब बातें पता ही नहीं चली। और सबसे ज़्यादा इमरजेंसी के खिलाफ जो आक्रोश फैला, वो आक्रोश इसीलिए फैला कि कुंवारों की नसबंदी का जो प्रचार हुआ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमरजेंसी को, और यही सरकार के बदले जाने का कारण। या तो जो प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी, बहुत बड़ी गलती थी। सरकार का अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम था। तब से ये सबक लिया गया, हर सरकार को ये सबक दिया जाता है कि वो ये हिमाकत न करे प्रेस पर सेंसरशिप लगाने की, वरना उसका ही अपना बड़ा नुकसान होगा। अगर प्रेस पर सेंसरशिप न लगाई होती तो इंदिरा गांधी सारी चीज़ों से वाकिफ रहती हैं और इस जंग की धांधलियाँ नहीं होती। इमरजेंसी में ऐसे क्या सकारात्मक पक्ष रहे जिनको हम लोग सकारात्मक रूप से ले सकते हैं? नहीं, मैं उसी की चर्चा, एक अधूरी चर्चा होती है, अधूरी चर्चा नहीं, पूरी चर्चा ये है कि इमरजेंसी में नेता तो परेशान हो गए थे, नेता तो बंद कर दिए गए थे, लेकिन साथ साथ में ये भी हुआ कि आज हम
मतलब ये हुआ कि भ्रष्टाचार पे लगभग सरकारी अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेने से डरने लगे थे कि पता नहीं कहाँ सीबीआई आ जाए, हम जेल में चले जाएं। जमाखोर मतलब कर दी गई थी। ये सख्ती कर दी गई। जमाखोरी और मिलावटखोरी पर बहुत ही प्रभावी ढंग से इमरजेंसी में अंकुश लगाई गई थी, इसलिए जनता को सहूलियतें हुई। अनुशासन इतना स्थापित कर दिया गया था कि ट्रेनें बिफोर टाइम आ सकती थी, ट्रेनें लेट नहीं होती थी, लोग दफ्तरों में टाइम से पहुंचने लगे थे, स्कूल समय से खुलने लगे थे। तो आम जनता, तो मैं ये समझता हूँ कि आम जनता को तो, हालांकि बाद में शाह कमीशन मिला बना और इमरजेंसी को लेके भी देखिए दो तरह की बातें हुई। इमरजेंसी का उत्तर भारत का रिजल्ट कुछ अलग था और दक्षिण भारत का रिजल्ट कुछ अलग था। उत्तर भारत में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन दक्षिण भारत में कांग्रेस की बहुमत में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया था। तो ये इसीलिए था कि जो आम जनता थी वो, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसने इमरजेंसी के सकारात्मक पक्ष से वो प्रभावित हुई थी। उसने माना कि हम मतलब ये हुए, इसीलिए 2.5 साल बाद जब वो गुस्सा लोगों का खत्म हो गया और लोगों ने जनता पार्टी के काम करने के शासन के तरीकों को देखा, तो लोग ये कह रहे थे इमरजेंसी के बाद जब सत्ता से हटी थी इंदिरा गांधी की, अब कई दशकों तक कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं करेगी, लेकिन 2.5 दशक के बाद ही उसने बहुत भारी बहुमत से वापसी की। और आज ये पाखंड किया जाता है कि नहीं नहीं, हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। जनता के एक वर्ग में बड़ी निराशा है इस लोकतंत्र को लेके। ये काहे का लोकतंत्र है? हमें मौलिक अधिकार कागजों में तो दे दिए गए हैं, लेकिन अगर हमारे मौलिक अधिकार कुचले जाते हैं और हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खड़ा करने के लिए वकील नहीं है, और जो बहुत ही महंगे वकील होते हैं, तो क्या है कि हमें तो कोई राहत नहीं मिल पाएगी, हमें कोई अनुतोष नहीं मिल पाएगा। और एक बड़ा आदमी जिसके खिलाफ अगर गलत कार्रवाई भी अगर होती है, तो वो बड़े से बड़े वकील खड़े करके अपने आप को एक बचा लेने का काम करता है। आज रोजगार लोगों को मिल नहीं रहे, महंगाई भीषण है, भ्रष्टाचार की वजह से वो जगह जगह उसको पैसे तो देने ही पड़ते हैं, उसको अपमानित होने का उसके जायज काम नहीं हो पाते। तो ये लोकतंत्र में पूरी कर्ज माफियां जो की जा रही हैं, अरबों करोड़ों रुपए की, लाखों करोड़ रुपए की जो कर्ज माफियां की जा रही, वो बड़े आदमियों की कर्ज माफी की जा रही, और आम आदमी को तो कोई अपने कर चोरी करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आम आदमी को असली तौर पे कर्ज चुकाना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा कर देना पड़ रहा है, इतने तरीके के कर हैं कि हम समझते कि दुनिया के किसी देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को मात कर दिया अगर सारे के सारे करों को अगर जोड़ लिया जाए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हर जो आम उपयोग की चीज़ें हैं, उन्होंने हर सेवा को, हर आम उपयोग की चीज़ों को कोबनिए की दुकान बना लिया है। पता चला कि रेलवे में प्लेटफार्म पे टिकट पे आप 50 रुपये लेंगे, और मतलब कोई भी सहूलियत गवर्नमेंट दे रही, वो तो कह रही कि नहीं, हम तो उससे जो सरकारी कंपनियां को अपना मुनाफा भी लेंगी, रोडवेज का किराया भी एक साथ इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता कि हम घाटे में भी नहीं चलाएंगे, बल्कि रोडवेज को फायदा हो। तो ये जो सेवाएं हैं, पहले ये नहीं था। पहले धारणा ये थी कि जो जरूरी सेवाएं हैं उनको सरकार एक प्रतीकात्मक शुल्क लेके जनता को मुहैया कराएगी। पहले व्यवसायीकरण नहीं था, पहले आम जनता को देखते हुए उसको सहूलियत के लिए काम किया जाता था। आम सहूलियत। हाँ, तो इसे लोकतंत्र कहना, तो एक जनता का एक वर्ग कहना, ये कहने लगा कि ये फरेब है, ये ऐसा कोई काम ही नहीं कर रही जिससे लोगों के हितों की रक्षा हो सके। और अगर लोकतंत्र का ये डर चलता रहा, तो लोग एक दिन मांग करेंगे कि भले ही मोदी जी को लगाना पड़े। अगर उन्हें लगता है कि न्यस्त स्वार्थ इतने ताकतवर हो गए कि वो सत्ता के काबू में नहीं है, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए अगर कुछ दिनों के लिए अगर मोदी जी भी इमरजेंसी लगाने का काम करें, तो जनता समर्थन करेगी, बशर्ते उनको उसमें दंडित करने का काम किया जाए जो जनता का शोषण करते तस्करों के खिलाफ, मिलावटखोरों के खिलाफ, इनके खिलाफ उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस ढंग के लोकतंत्र से लोगों को अनुभूति हो कि वास्तव में लोकतंत्र हमारे भलाई के लिए काम कर रहा है, तब तो उस लोकतंत्र की सुरक्षा करने का कोई मतलब है। तब तो हम इमरजेंसी का राग लापें कि इमरजेंसी बहुत बुरी थी और इमरजेंसी कभी नहीं लगने देंगे, वरना तो जनता तो ये मांग कर रही कि
ये सरकार भी भैया मतलब इस पे इन पे जो बेकाबू लोग हैं, जो जनता का शोषण करने के लिए जिम्मेदार हैं, और जो जिनकी उन पे जो है इमरजेंसी, अगर अगर उसके लिए ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी एक सीमित समय के लिए लगाएं और उसको काबू में करें। जैसा कि सर ने बताया कि इमरजेंसी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं का पे विचार होना चाहिए। केवल हम एक पक्ष को लेकर नहीं चल सकते। और आज भी यदि मौजूदा सरकार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अगर इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता पड़ती है कुछ थोड़े बहुत समय के लिए, तो वो भी करे, लेकिन व्यवस्थाएं सुधरना चाहिए और जो जनता का शोषण कर रहा है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और हम फिर जल्द ही मिलेंगे किसी नई चर्चा के साथ। नमस्कार।